हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं और ये एमसीक्यूज बेस्ट होने वाले हैं बेटा। अगर आपने सारे पूरे लेक्चर को अगर आपने ध्यान से देख लिया ना, आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटने वाला। तो फटाफट देखो, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इन अ सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज, सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपको बताया बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस होता है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस का सम होता है। तो चलो क्या लिखा है, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉलेस्ट रजिस्टर, गलत। इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, यस। किसके बराबर होता है, इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है बेटा, इक्विवेलेंट का मतलब है टोटल। तो आर टोटल किसके बराबर होता है, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो रबर तो नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, वुड भी नहीं है, सो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑफकोर्स वायर्स में भी हम कॉपर वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस में क्या होता है कंडक्टर में, इफ इट्स लेंथ इज डबल, अगर हम लेंथ को डबल कर दें। कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेम ले रहे हैं, सिर्फ लेंथ को डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। इस केस में देखो, अब मुझे नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो नया रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रो एल की जगह पे 2L लेना है हमें और एरिया सेम रखना है। इसे सवाल में क्या रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको सेम रखना है, सिर्फ लेंथ को डबल करना है। ठीक, 2 को थोड़ा बाहर ले लेते तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन ए, है ना। मैंने इस 2 को बाहर ले लिया तो रो एल अपॉन ए। तो मुझे दिख रहा है रो एल अपॉन ए तो पुराने वाला रेजिस्टेंस है, तो 2 टाइम्स ऑफ आर। तो आर डैश क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ आर। तो अगर सिर्फ लेंथ को डबल करेंगे, एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। ठीक है, द रेजिस्टेंस इज हाफ, द रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, द रेजिस्टेंस इज डबल, यस द रेजिस्टेंस डबल। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान सुनना। अगर लेंथ डबल होगा, एरिया में बदलाव नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। अगर लेंथ में कोई बदलाव नहीं हुआ, एरिया डबल हुआ, एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस हाफ होगा। अगर एरिया देखो होता क्या है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लेंथ चेंज होगा उतना रेजिस्टेंस चेंज होगा, अगर एरिया में चेंज ना करे तो। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसलिए जब एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस हाफ होगा, जब एरिया हाफ होगा रेजिस्टेंस डबल होगा। ये तो सीधी सी बात हो गई। अगर एक साथ दोनों चेंज हुए, लेंथ और एरिया एक साथ दोनों चेंज हुए, मान लो लेंथ डबल हुआ, जैसे ये वायर मैंने इसको खींच दिया, तो लेंथ तो डबल हो जाएगी लेकिन एरिया हाफ हो जाएगा। खींचने से देखो ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा। तो अगर लेंथ डबल हुई और एरिया हाफ हुआ तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। दिमाग में डालो बेटा मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक बदलेगा तो उसके हिसाब से सोचेंगे, अगर दोनों बदले, लेंथ और एरिया दोनों चेंज हुआ, लेंथ डबल हुआ, एरिया हाफ हो जाएगा, तो उस केस में रेजिस्टेंस 4 गुना होगा। अब उल्टा, अगर एरिया डबल हुआ, हमें पता है एरिया डबल होने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर एरिया डबल होगा, मतलब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, एरिया डबल होगा, लेंथ हाफ हो जाएगा। इस केस में आपका रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। दोनों चेंज होगा, लेंथ डबल होगा, एरिया हाफ होगा, तो रेजिस्टेंस 4 गुना। अगर लेंथ हाफ हुआ, एरिया डबल हुआ, तो रेजिस्टेंस 1/4। अगर सिर्फ लेंथ बदला तो लेंथ जितना बदलेगा रेजिस्टेंस उसके हिसाब से बदलेगा। अगर एरिया बदला तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस सवाल में क्या रखा था, एरिया चेंज नहीं करे, सिर्फ लेंथ चेंज करे, तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल सर्किट में क्या होता है बेटा, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना वो 1/, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा होता है ना। अच्छा, इसने क्या रखा है, इज द ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। सम ऑफ ऑल तो नहीं होता, ये तो पहले गलत हो गया। इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, यस। जनरली क्या होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका रेजिस्टेंस सबसे छोटा है, सबसे छोटा,
आपका जो रेजिस्टेंस बेटा सबसे छोटा है, आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा ना उससे भी छोटा आएगा। दिमाग में ठूस लो इस बात को। मैं चाहे जितने भी रेजिस्टेंस का सम निकाल रहा हूँ बेटा, जो मेरा सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, अगर मैं सभी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर दूं तो जो मेरा सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, मेरा टोटल रेजिस्टेंस उससे भी छोटा आएगा। इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा अगर सारे पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। दिमाग में डाल लो इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं बेटा। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो आगे ना, ऑफ द कंडक्टर ऑन इट्स रेजिस्टेंस। देखो इसने कहा कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दें, याद रखें बेटा पिछले सवाल में इन्होंने लेंथ डबल किया था और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था उन्होंने कि एरिया सेम रख रहे हैं। उन्होंने पिछले क्वेश्चन में लेंथ डबल किया था और एरिया के लिए मेंशन कर दिया था कि एरिया में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इस सवाल में इन्होंने कहा कि एरिया डबल हो रहा है, लेंथ की कोई बात नहीं करी। याद रखना अगर एरिया डबल हो रहा है तो लेंथ हाफ होगा, क्योंकि इन्होंने लेंथ की बात नहीं करी ना, तो दिमाग में डाल लो एरिया डबल लेंथ हाफ, लेंथ डबल एरिया हाफ। अगर वो बात ना करे कि क्या सेम है, पिछले सवाल में सेम लिख दिया था इसलिए सिर्फ लेंथ की बात कर रहे थे। इस सवाल में इन्होंने एरिया डबल का लेंथ की बात नहीं की तो लेंथ हाफ करेंगे, यानी एक साथ दोनों बदल रहा है। तो अगर एक साथ दोनों बदलेगा तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मुझे पता है ये बात, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। कितना? 1/4। कितना घटेगा बेटा? 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज, रेजिस्टेंस बिकम्स 0, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस डिक्रीज है, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, ठीक, याद रखना। और कितना कम? 1/4 ऑफ पुराने वाला रेजिस्टेंस। कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कितना गुना कम हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 6 ओम और 12 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है 1/R1 प्लस 1/R2। मुझे R1 की वैल्यू पता है 6 और R2 की वैल्यू पता है 12। यह आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 और 12 का तो 12, यहाँ आएगा 2 प्लस यहाँ आएगा 1, दिस इज 3/12, कैंसिल करेंगे तो 1/4। ये 1/R है इज इक्वल टू 1/4। ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो R टोटल किसके बराबर आ जाएगा? 4 ओम। 4 ओम। हमें पता है कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर हो गई बात? तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, से ए एंड बी। ए और बी 2 एंड पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से कोई भी 2 डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है। हमें मान लो यहाँ पे एक डिवाइस P है, यहाँ पे एक डिवाइस Q है, ये कनेक्टेड है ए और बी इन पैरेलल। द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड करंट। रेजिस्टेंस और करंट का क्या रिलेशन है? तो करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन, रेजिस्टेंस बढ़ता है करंट घटता है, यानी रेजिस्टेंस और करंट का इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? अब प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिससे वो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा अपोज करेगा और करंट क्या हो जाएगा? कम। तो इन दोनों का रिलेशन कैसा हुआ? उल्टा। रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट डिक्रीज, यानी इनवर्स रिलेशन है। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेजिस्टेंस हुज VI ग्राफ। देखो ये VI ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे V है, यहाँ पे I है, तो VI ग्राफ दे रखा है इन्होंने। इसने कहा कि रेजिस्टेंस बताना है, तो रेजिस्टेंस का ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है बेटा, V इक्वल्स टू IR होता है, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। डेल्टा V अपॉन डेल्टा I का मतलब होता है बेटा चेंज ऑफ वोल्टेज अपॉन चेंज ऑफ करंट।
ठीक है बेटा, चेंज ऑफ वोल्टेज और चेंज ऑफ करंट। चेंज ऑफ वोल्टेज चेंज ऑफ करंट का क्या मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे कोई से भी दो वोल्टेज ले लेता हूँ, एक 15 ले लेता हूँ और एक 10 ले लेता हूँ। 15 कितना टाइम में और ये कितने टाइम में, लगभग ये बेटा, ये 15 इधर है, ये 9 के पास जाएगा, है ना लगभग, और ये 10 लगभग 6 के आसपास जाएगा। ठीक है, 6 के आसपास जाए, लगभग ऐसा ही हो रहा है। तो फाइनल वोल्टेज मैं इसको मान रहा हूं और इनिशियल वोल्टेज इसको मान रहा हूं। मतलब हमें क्या करना है, कोई से भी ग्राफ से दो वोल्टेज उठाने और दो करंट उठाने और वो दो करंट कितने वोल्टेज से आए वो निकालना है। तो ये जो करंट है वो इस वोल्टेज से आए, ये जो करंट है वो इस, तो हम यहाँ पे V, तो ये हमारा अगर I1 है, दिस इज करंट वाली लाइन ना, अगर ये I1 है और ये I2 है, तो अगर ये I2 है तो ये V2 होगा और ये V1 होगा। तो V1 V2 वगैरह की वैल्यू हमें पता है, तो हम ग्राफ से V1 V2 I2 I1 निकालेंगे, यानी कोई से भी दो पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे अपने हिसाब से और उससे रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे डेल्टा V का मतलब जरूरी नहीं कि यही दोनों, ये दोनों भी ले सकते हैं, बात समझ में आई? ठीक है, तो V2 माइनस V1, तो दिस इज V2, दिस इज V1 अपॉन I2 माइनस I1। कितना आ गया बेटा, ये आ गया 3/5। कितना आ गया, 3/5। समझ में आ गई बात बेटा? सो 3/5 इज आवर करेक्ट आंसर। तो ग्राफ से भी रेजिस्टेंस, कई बार वो क्या कहते हैं ना एग्जाम में 3 मार्क्स में देते हैं, एक टेबल दे देंगे, उससे ग्राफ बना, फिर ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालो। ऐसे निकालते हैं रेजिस्टेंस। कैसे निकालते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। व्हाट इज V2? दो वोल्टेज, ये V2 ये V1, तो ये I2 ये I1, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस इफ द करंट इज डबल। अगर करंट डबल हो जाएगा, मतलब जो नया करंट है वो 2 टाइम्स ऑफ अगर I होगा, हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस, कितना हीट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा, तो वो बताना हमें। तो देखो बेटा, पहले जो आपका हीट था, हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। ठीक है, अगर मैं इस I को डबल कर दूंगा तो नया जो हीट होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I का स्क्वायर RT, तो 4 टाइम्स ऑफ I²RT, तो 4 गुना हो जाएगा। ट्वाइस द ओरिजिनल अमाउंट, थ्राइस द ओरिजिनल अमाउंट, 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट, ऑफ कोर्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट। समझ में आ गई? पहले क्या था, करंट I था, तो I²RT। उन्होंने कहा करंट को डबल कर दिया, यानी जो नया करंट है वो 2 टाइम्स ऑफ I हो गया, यानी I की जगह पे मुझे क्या लेना है, 2 टाइम्स ऑफ I लेना है, तो 4 गुना हो जाएगा, बिकॉज I²RT क्या है, पुराने वाला हीट है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ n रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर n रजिस्टर्स को मैं पैरेलल में कंबाइन कनेक्ट कर दूं तो इसका इक्विवेलेंट देखो, सुनो, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन n तक। इसने कहा सारे के सारे जो रजिस्टर्स है वो R है, मतलब R1 भी R, R2 भी R, R3 भी R, यानी सारे बराबर है। तो 1/R 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 ऐसे अगर मैं जोड़ता जाऊं तो क्या हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो R आएगा। देखो नीचे 5 5 5 5 5 है, तो इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 5। भाई नीचे अगर 5 है 5 है 5 है 5 है, तो इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। और ऊपर क्या आएगा, देखो इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, ऐसे 1 1 ऊपर। अगर मैं 10 रजिस्टर्स को जोड़ रहा हूं तो 10/R, 15 रजिस्टर्स को जोड़ रहा हूं 15/R, 20 रजिस्टर्स को जोड़ रहा हूं, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे कितने होगा, 20/R। अगर मैं n रजिस्टर्स को जोड़ रहा हूं तो n/R। क्लियर है भाई? ये 1 1 1 कितना प्लस होगा, अगर 5 रजिस्टर्स को जोड़ोगे तो 5 प्लस होगा, 10 को जोड़ोगे तो 10 प्लस होगा, 15 को जोड़ोगे तो 15 प्लस होगा। n रजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो n आएगा, n/R। दिस इज 1 टोटल, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो R टोटल किसके बराबर है, इसका रेसिप्रोकल R/n। मैंने आपको डेराइव करके बता दिया, हालांकि मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर n रजिस्टर्स है तो उनका जो सम होता है या टोटल रेजिस्टेंस होता है वो R/n होता है, R/n, R/n। क्लियर हो गई बात बेटा? R/n इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी, एग्जाम में भी पूछा जाते हैं, एनसीईआरटी की बैक साइज में भी सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या है, विच वन अमंग अ बार ऑफ एन अलॉय। हमारे पास एक अलॉय का बार है ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg आयरन बार ऑफ द सेम डायमेंशन हैज ग्रेटर रेजिस्टिविटी।
किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, 2 किलोग्राम वाले की या 3 किलोग्राम आयरन बार की, जिसका सेम डायमेंशन है, ठीक है, मतलब साइज एक जैसा है, सिर्फ वेट अलग अलग है, ठीक है। किसकी रेजिस्टिविटी, आयरन बार बिकॉज इसने क्या कहा, विच वन अमंग अ बार ऑफ एन अलाई ऑफ मास 2 kg एंड 3 किलोग्राम आयरन। अच्छा, 2 टाइप के बार है बेटा, 2 किलोग्राम का हमारे पास जो है वो अलॉय का बार है। किसका बार है, अलॉय। तो एक अलॉय का बार है जो 2 किलो का है, और एक आयरन बार है जो 3 किलो का है। तो रेजिस्टिविटी किसकी जाएगी बेटा, सीधा लिख दो अलॉय का, क्योंकि जितने भी हीटिंग अप्लायंस है ना उसमें हम अलॉय यूज करते हैं, आयरन यूज नहीं करते। इसका मतलब रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, रेजिस्टिव मतलब ये प्रॉपर्टी जिससे अपोज करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, उसको भी तो हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं भाई। तो अलॉय को अगर हम हीटिंग एप्लायंस में यूज करते हैं तो अलॉय का ही रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है यार। अलॉय बार बिकॉज इट हैज अ लोअर मास, नहीं गलत, आयरन बार, अलॉय बार बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, alloy bar because it has a lower mass, iron bar because it has higher mass, iron bar because it has the same type of atom, alloy bar because it has different types of atom। alloy bar होगा बेटा, और यहाँ पे रीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के जगह पे उसको लिखना चाहिए बिकॉज ऑफ हायर रेजिस्टिविटी, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम बोल दो, हाँ ठीक है। अलॉय बार का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर अलग टाइप के एटम्स है, ऐसे एटम्स है जो फ्लो ऑफ चार्ज को रिड्यूस करते हैं, सिंपली कम करते हैं, खत्म, ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल टोटल क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया तो बेटा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू की, तो फटाफट इस चैनल पे जाकर सारे एमसीक्यूज देख लो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएंगे। चलो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।